नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो मैं क्या सोच रहा था कि आपको बीएड की तैयारी करवा ही दें। देखिए, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो है मेरे ख्याल से अभी तक चल रहा है। तो आप अगर अभी तक अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर लीजिए और इसके बाद आप अभी से ही प्रिपरेशन कर ले। देखिए, बीएड का एग्ज़ाम तो होता आसान है, ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप होते तो आसान में, लेकिन पता है ना आपको, आसान वाला चीज़ आपको जल्दी जो है मिस कर जाएगा। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम लोग जो है सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर। देखिए, किसी भी एग्जाम्स को जानने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो क्या है? उसके प्रीवियस यानी पिछले वर्ष के परीक्षाओं को देखना। आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं और कैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं अपने अनुभव के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बीएड में प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस दोबारा आते ही आते हैं, यानी बहुत अधिक चांसेस रहता है, इवन 80% चांस रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन जो है जरूर आपको पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी सबको देख लो। आप प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही ध्यान से देखिए और हम सिलसिलेवार यानी लगातार हम आपके पूरे 10 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को और शेयर कीजिए। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम लोग जो है देखने। देखिए, ये बीएड जो है 2020 यानी बीएड की संयुक्त परीक्षा 2020 में जो हुआ था उसका है। अच्छा, ये विज्ञान वर्ग का है। तो देखिए, विज्ञान वर्ग का है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कला वालों के लिए नहीं, क्योंकि देखिए सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान के प्रश्न विज्ञान वर्ग में भी, कला वर्ग में भी या वाणिज्य वर्ग यानी तीनों वर्गों में आने वाले हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि सर ये आप साइंस वर्ग का करा रहे हैं तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। ये आपके में भी सब में सबके लिए है, क्योंकि ये मैं सामान्य ज्ञान का कराने वाला हूँ। सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं वो कला वर्ग में भी आएंगे, वो विज्ञान वर्ग में भी आएंगे और वाणिज्य वर्ग में। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, मुझे आशा है कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो उसमें क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से क्या है? नियोजित शहर है। क्या है? नियोजित। वास्तुकला का मतलब क्या होता है? वास्तुकला का मतलब आर्किटेक्चर, किसकी आर्किटेक्चर कितनी अच्छी है। तो वहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी क्या है? बेंगलुरु है, ऑप्शन सी क्या है? मुंबई, ऑप्शन डी क्या है? चंडीगढ़। तो इसमें देखिए, वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर का मतलब पता है? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा शहर है जिसका इस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? प्लानिंग के। देखो, अभी तक हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े शहर आप जानते हो, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, या अपना वाराणसी है, लखनऊ है, ये सब जो शहर है ये बिना प्लान यानी बिना किसी योजना के ऑटोमेटिक स्टेब्लिश हो गए। लोग आए और लोगों ने रहना शुरू कर दिया और वो क्या हो। लेकिन चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ एकमात्र ऐसा शहर है जो क्या हुआ पूरी प्लानिंग के साथ, यानी लोगों ने पूरी प्लानिंग करके कि वहाँ रोड कैसे होंगे, वहाँ बिल्डिंग कैसे होंगी, बिल्डिंग के बीच में पार्क्स कैसे होंगे, गार्डन कैसे होंगे, तो ये सबको। तो इसलिए भारत का पहला जो नियोजित शहर है वो कौन सा है? चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की होती है। कान की कौन सी? स्टेपिज होती है, यानी ऑप्शन क्या है इसका? सी सही। स्टेपिज हड्डी क्या है? वो सबसे छोटी है। अब देखिए, जो जांग की हड्डी होती है क्या होती है? जो जांग की हड्डी वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यानी अगर कभी अब अगला जैसे आपको प्रश्न आ जाए कि कौन सी हड्डी बड़ी है, तो जांग की हड्डी बड़ी है। ठीक, और सबसे छोटी कौन? स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ की हड्डी? वो कान की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध की, मतलब रोक लगा दी? किसने जो है तंबाकू यानी टोबैको पे रोक लगाया? तो ये किसने लगाया? जहांगीर ने लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन भारत और चीन को अलग करती है? कौन सी लाइन माने कौन सी सीमा भारत और चीन को अलग करती है? तो देखो, मैकमोहन जो लाइन है, कौन सी लाइन? मैकमोहन, ये भारत को चीन से अलग करती है। और वहीं देखिए ये क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या करती है? भारत और पाक, इंडिया पाक यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो कौन अलग करता है? वो रेड क्लिफ अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते। ये देखिए ऑप्शन बी क्या है? डूरंट। डूरंट लाइन किसको करता है? भारत और बांग्ला, वो भारत और अफगानिस्तान किसको करता है? अब डूरंट लाइन किसको करता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन क्लियर करता है। ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन सीमा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान, देखिए
आप अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में मात्र 80 किलोमीटर की सीमा भारत का किसके साथ लगाता है? अफगानिस्तान। वो कौन सी लाइन है? वो डूरंड लाइन है। कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है ना, ठीक। अब देखिए कह रहा क्या रहा है, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया? यानी सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता है? देखो सती प्रथा होता क्या है कि जिसमें जब किसी महिला का पति की मतलब मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को जीवित उसे अपने पति के जो जहाँ उनके पति के शव शवदाह किया जाता था, उनके शव को जलाया जाता था, उस पे उनको अग्नि में जिंदा जला दिया जाता। तो ये बहुत ही बुरी प्रथा थी अपने हिंदुस्तान की। तो ये प्रथा जो थी सती प्रथा थी, ठीक। इसको ब्रिटिश, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शासनकाल में, यानी ब्रिटिश के किस शासनकाल में इसे असंवैधानिक घोषित किया गया? तो यानी उस समय का गवर्नर कौन था? तो उस समय का गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कब थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये घटना कब हुई? ये घटना हुई आपकी जो है 1829 में। कब हुई? 1829, यानी 1829 में उन्होंने जो है बाकायदा एक बिल लाया। बिल में जो है सती प्रथा का विरोध किया। इसमें देखो इनकी मदद कौन किए थे? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। तो उस समय कौन से थे गवर्नर, कौन से थे जो है ब्रिटिश भारत के? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कब किए थे? 1829 में। इनकी मदद कौन से इंडियन ने किया था, यानी कौन भारतीय किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन को भारत का जनक कहा जाता है, भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है, यानी मॉडर्न फादर कहा जाता है, आधुनिक जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में रेनेसांस यानी पुनर्जागरण लाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कहता है कि मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मोतियाबिंद, अरे भैया आप लोग जानते होंगे, आपकी दादी नानी किसी न किसी को कभी तो मोतियाबिंद हुआ ही होगा। तो सीधी सी बात है, आंख की बीमारी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है कि भारतीय गणराज्य में से एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख क्या कहे जाते हैं? यानी केंद्र शासित, देखो भारत में, देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। देखिए आपको दिखाई दे, ये देखिए भारत में राज्य कितने हैं वर्तमान में, यानी आज के डेट में 28 राज्य हैं। और भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? केंद्र शासित 8 हैं। हाँ गुरु, 9 नहीं है। आप देखिए दमन, दीव और नागर, दादर नागर हवेली, ये 2 थे लेकिन इनको मिलाकर एक कर दिया गया, इसलिए 8 है। अगर ये दोनों अलग रहते तो कितने होते? 9 होते। तो इस पर आप जरूर फोकस कीजिए। राज्य कितने हैं हमारे देश में? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8। देखो केंद्र शासित राज्य का क्या मतलब होता है? केंद्र शासित राज्य का सीधा सा मतलब होता है कि उस वहां का शासन जो है कौन? राष्ट्रपति के देख रेख में केंद्र के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र के द्वारा। तो देखिए उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए उपराज्य, यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? देखो राज्यों का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आप देखते होंगे ना, सीएम और राज्यपाल मिलकर जो है स्टेट चलाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का क्या बात अगर पूछे तो ऑप्शन क्या है? एक उपराज्यपाल, ऑप्शन बी क्या है? राज्यपाल, ऑप्शन सी क्या है? राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी क्या है? प्रधानमंत्री। तो इसका जो है ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए यानी उपराज्यपाल। उपराज्यपाल जो होता है वह केंद्र शासित प्रदेश का क्या होता है? प्रमुख होता है। अच्छा ये किसके अंडर में काम करता है? राष्ट्रपति के अंदर में। अब देखो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में पूछता है? 52, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, आपको दिखाई दे रहा होगा अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। देखो ये आर्टिकल्स आप याद कर लो, ये अनुच्छेद याद कर लो क्योंकि प्रश्न में पूछ सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, लोगों को पता रहना चाहिए। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? 75 अनुच्छेद में। आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? प्रधानमंत्री। और वहीं राज्यपाल की बात कौन करता है? 153, आर्टिकल 153 153 क्या है? राज्यपाल की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा? 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ठोस आयोडीन का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखो ये साइंस के क्वेश्चन, ऐसा मत समझो कि ये विज्ञान वर्ग का है, कला वर्ग में नहीं, बिल्कुल ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। ये आपके, यानी आप कला वर्ग से हो, वाणिज्य वर्ग से हो या विज्ञान वर्ग से, किसी भी वर्ग से हो, ये साइंस के थोड़े बहुत तो क्वेश्चन आपको आते हैं, आने मतलब आएंगे। तो आप इसे डरिए नहीं, भागी नहीं। और अगर आपने हाई स्कूल तक भी साइंस लेके पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग सब अधिकतर लोग साइंस तो हाई स्कूल तक तो पढ़े रहते हैं ना, क्योंकि वो जनरल सब्जेक्ट होता है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां कह रहा है कि ठोस आयोडीन का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए क्या है? सफेद, ऑप्शन बी रंगहीन, ऑप्शन सी क्या है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, या ऑप्शन डी क्या है? लाल भूरा। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। देखो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन बैंगनी भूरे रंग का एक क्या है? द्रव्य है, पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ है। अगला देखते हैं
9वां क्वेश्चन क्या है, 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी। देखो हमारे देश में वैली कहाँ पे है, वैली जो है आपको हमेशा उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, देहरादून में देखने को मिले, तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो फूलों की घाटी आपकी कहाँ है, फूलों की घाटी, इसको उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ना बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, और दो पर्वतों के बीच के जो ढलान वाले हिस्से होते हैं उनको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे देहरादून, देहरादून दून मतलब घाटी ही होता है, दून का मतलब क्या, तो पूरी घाटी होती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 10वां देखते हैं। क्वेश्चन 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप की मेजबानी की। 13वें कॉप माने COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो निम्नलिखित किस देश ने वन्य जीवों की प्रवासी प्रजाति को, तो इसने किसने की, भारत ने। 13वां जो है COP कहाँ पे हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक। अच्छा, एक COP का मतलब, यहाँ पे देखो COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कि बहुत सारे देश मिलकर हमारे पर्यावरण के जो विभिन्न मुद्दे हैं, वन्य जीवों की जो उनकी प्रवास प्रजातियां कैसे हो, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे हो, उनकी विलुप्ति को कैसे रोका जाए, तो इन सब के लिए क्या होता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं। तो इसमें जो है भारत ने, यानी 13वां COP किसने कराया था, भारत ने कराया था। अगला देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध, किसका युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। अब देखो हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले हम समझते हैं, हल्दी घाटी, देखो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था, ठीक। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ये अकबर के बीच में लड़ा गया था, किसके, अकबर, और किसके बीच में लड़ा गया था, ये हमारे जो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप आपने जरूर सुना होगा हल्दी घाटी में। तो अगर पूछ ले हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी है कहाँ पे, ये हल्दी घाटी जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, एक जगह का नाम है, इसलिए उस युद्ध का नाम हल्दी घाटी पड़ गया। हुआ कब था ये, 1576 में, अकबर के बीच और किसके बीच, महाराणा प्रताप के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा, चलिए अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा कहाँ पे, हिरोशिमा जापान में है, कहाँ पे, जापान में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगहों पे। तो हिरोशिमा पे कब गिराया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, यानी 2-3 दिन बाद हिरोशिमा पे पहले गिरा, फिर नागासाकी पे गिरा। अगला देखते हैं, भारतीय करेंसी नोट कहाँ मुद्रित होती, भारत, यानी भारत की जो आप नोट देखते हो ना, गांधी जी, ये गांधी जी कहाँ से छपते हैं, ये गांधी जी नासिक से छपते हैं, कहाँ से छपते हैं, नासिक से। अगला कुछ, चलिए देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है, यानी कौन सा स्मारक हैदराबाद की पहचान है, तो चार मीनार, हैदराबाद, यानी चार मीनार कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक, जिसकी शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन सी, यानी ऐसी कौन सी प्रथम महिला है जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस का पायलट बनाया गया था, तो किसको, दुर्गा बनर्जी जी को। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, दुर्गा बनर्जी जी को क्या बनाया गया था, इंडियन एयरलाइंस का प्रथम पायलट, महिला पायलट बनाया गया था। अगला देखते हैं, 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा नहीं देता, यानी कौन सा, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंडा नहीं देता, यानी कौन सा जो है जानवर या अंडा नहीं, देखो तो कौवा अंडा देता है, गौरैया अंडा देता है, मगरमच्छ अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ जो अंडा नहीं देता, इसलिए चमगादड़ को स्तनधारी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्तनधारी। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 से, देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि कब से मनाया जाता है, किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो कब मनाया जा रहा है, 1974 से। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, लेकिन कब से मनाया जा रहा है, 1974 से। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, कब हुई थी, 1935 में हुई थी। हैजा नामक बीमारी किस कारण होता है, हैजा नामक बीमारी, देखो हैजा कैसा बीमारी है, हैजा जो है ये जीवाणु बीमारी है, कैसी बीमारी है, जीवाणु, यानी बैक्टीरिया से क्या होता है, हैजा होता है। अब आपसे अगर इस बार अगर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कोविड-19 कोरोना बीमारी किससे होता है, तो किससे होता है, ये वायरस से होता है, किससे होता है, वायरस से। कोविड-19 क्या है, एक वायरस है। चलिए अगला देखिए, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, ये एक नाम है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली, ये कौन थे, ये एक बहुत बड़े कवि थे, क्या थे, कवि थे। अगला देखिए, प्लेइंग इट माई वे, एक पुस्तक है, उसका नाम है, क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे, यानी
खेलिए आप किससे, इट माय वे, मेरे तरीके से खेलिए। ये किस भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा है, तो ये जो है सचिन तेंदुलकर जी है। ठीक, किसकी है, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार, दिखा होगा तब दिख जाएगा। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी। यानी ये अपने स्पेशल यूपी के बारे में, यानी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता दर, यानी वहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे। तो कहाँ पे थे, गौतम बुद्ध नगर, जिसे क्या कहते हैं, नोएडा कहते हैं। क्या कहते हैं, नोएडा, गौतम, ग्रेटर नोएडा कहते हैं। तो आपको वैसे ही पता है नोएडा में पढ़े लिखे लोग हैं। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, किसका, वो एल्युमिनियम, बॉक्साइट माने एल्युमिनियम, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए अगला देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो देवबंद क्या है, देवबंद एक आंदोलन था, तो उसमें किन्होंने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किन्होंने, अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक, देवबंद क्या था, एक आप कह सकते हो कि आंदोलन था, स्वतंत्रता के लिए एक देवबंद आंदोलन था, उसे किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद जी ने। अगला देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं, तो कहते कथक के। बिरजू महाराज कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं, यूपी के। ऐसा भी पूछ सकते हैं किस घराने से हैं, तो ये बनारस घराने से हैं। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सा सबसे पहले हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में, यानी इसमें देखिए ऑप्शन ए टेलीग्राफ, ऑप्शन बी दूरबीन, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी क्या है, टेलीटाइप है। यानी इसमें से सबसे पहले आविष्कार किसका हुआ था, तो किसका हुआ था, टेलीस्कोप, दूरबीन का। किसका हुआ था, दूरबीन का। इसे किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने। 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब हुआ था, 1500 ईस्वी के आसपास। किसने किया था दूरबीन का आविष्कार, गैलीलियो ने किया था। ठीक, अगला देखिए, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई एक व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है, शिव अय्यादुरई है। यह किसके आविष्कार से जुड़े हैं, तो ये किसके आविष्कार से जुड़े हैं, ये ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। किसके आविष्कार से, ईमेल के। अगला देखिए, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया। यानी किस मुगल शासक ने जलाली नाम से रुपया चलाया, तो किसने चलाया जी, यहाँ पे अकबर जी ने चलाया। किसने चलाया, अकबर। अकबर ने क्या है, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, अब ये दिखेगा, किसने चलाया, अकबर ने चलाया। ठीक, अकबर ने क्या चलाया, जलाली नामक का चौकोर आकार का रुपया। ठीक, चलिए 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी माने क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब पेड़ पौधे वनस्पति है। तो कौन सा सबसे, समुद्र, यानी जो समुद्र है, यानी जो समुद्र के बीच में पारिस्थितिकी तंत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे विशाल है। समुद्र के पास, समुद्र के बाद कौन सा है, हमारा अपना धरती का। ठीक, अगला देखिए, ऑप्शन प्रश्न तीसरा क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, कौन सा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे, रुड़की में। कहाँ पे, रुड़की में। यूएनओ यानी यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, लॉफिंग गैस के रूप में किसे पहचान प्राप्त है, लॉफिंग गैस। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बीएड में बहुत बार आ चुके हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, और ये रिपीट होते ही बीएड इतना आप तय मान के चलिए कि जो आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, इसमें से आपको कम से कम 10% क्वेश्चंस, आप किसी भी वर्ग से हो, 10% क्वेश्चंस तो रिपीट होने ही होने हैं। चलिए देखिए, क्या है, लाफिंग गैस, यानी हंसी का गैस। लाफिंग गैस किसके रूप में पहचान, यानी लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम, लाफिंग गैस कहते हैं। मसालों का राजा यानी किंग ऑफ स्पाइसीज, स्पाइसीज यानी मसाला, मसालों का राजा किसे माना जाता है, पीपर को माना जाता है। किसको माना जाता है, पीपर को। ठीक, पीपर को, ये आपको दिख रहा होगा। अगला देखते हैं, 34वां क्वेश्चन क्या कहता है, राउंड द विकेट शब्द किस खेल से है। कौन सा शब्द, राउंड द विकेट, तो ये किससे है, क्रिकेट से। अगर आप क्रिकेट के फैंस होंगे तो आपको पता होगा। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, तो कहाँ पे, हेग में। कहाँ पे, द हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। चलिए, आई डू व्हाट आई डू, एक पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू, यानी मैं क्या करूँ, व्हाट आई डू, जो मैं करना चाहता हूँ। तो पुस्तक का लेखक कौन है, ये हैं रघुराम जी राजन। रघुराम जी राजन हमारे कौन थे, पूर्व
क्या थे? पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे। क्या थे? आरबीआई के गवर्नर 2014 में। इनकी पुस्तक क्या है? आई डू व्हाट आई डू, यानी मैंने किया जो मुझे लगा। अगला देखते हैं 37वां क्वेश्चन। देखिए 37वां प्रश्न क्या कहता है कि रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से? रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से? तो कहाँ से? म्यांमार से। आपको पता है रोहिंग्या कहाँ से थे? म्यांमार से थे और भारत में इलीगली आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 का, कहता है कि भारत में इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य, यानी कौन सा पहला स्टेट है जहां इलेक्ट्रिक बस चले? तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कैसे बस चले? इलेक्ट्रिक। हमारे यहाँ जनरली बस कैसे चलते हैं? पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पे। अब देखिए 39वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे यानी भारत का जो तिरंगा है का अशोक चक्र किस रंग से? यानी तिरंगे में आप देखते होंगे ना अशोक चक्र, कितने तीलियों वाला? 24 तीलियों वाला। कितने तीलियों वाला? 24 तीलियों वाला। ये अशोक चक्र भारत के तिरंगे पर किस रंग का है? तो किस रंग का है ये गहरे नीले रंग का है। ठीक है, आप देखते होंगे नीले रंग का है। उसमें कितनी तीली है? उसमें 24, यानी 24 लाइन्स हैं, 24 तीलियां हैं। अगला देखते हैं 40वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल खिताब किसका? पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? कौन सा मंदिर? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रियाल, चलिए 42वां क्वेश्चन क्या है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल किसकी है? ब्राजील की है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है। भारतीय विज्ञान संस्था यानी इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? बेंगलुरु में। आईएससी कहाँ है? आईएससी कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक। मारकंडा नदी, नाम क्या है? मारकंडा, यह एक प्रकार की नदी है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? शिवालिक श्रेणी से, शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? देखिए लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 452 सदस्य होते हैं ना, 400, जिसमें 450 क्या है? 450 आम जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जो कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 ऐसे होते हैं, इन्हें कौन मनोनीत करता है? इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 46वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन है? तो कहाँ की है? सिक्किम की है। कहाँ की? सिक्किम में सबसे कम पब्लिक रहता है। लेकिन अगर सबसे सर्वाधिक पूछ ले तो क्या इसमें तो हम महारत हैं, उत्तर प्रदेश, अपना यूपी जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है, लगभग जो है 19 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास। चलिए अगला देखिए 47वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय जल का, चलिए 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? कैसे जल का? भारी जल का। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। क्या है? ड्यूटीरियम बी, ऑप्शन बी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। 48वां क्वेश्चन क्या है, पीलिया रोग, पीलिया रोग यानी जिसको आप जॉइंटिस कहते हैं, पीलिया रोग में रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो किसकी बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की। इसी वजह से आपका जो है शरीर क्या पीला पड़ने लगता है। बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है? आपके रुधिर में, आपके ब्लड में बढ़ जाती है। 49 क्वेश्चन क्या है 49वां, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, कैलाश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो कैलाश मंदिर। लेकिन अगर पूछ ले किस प्रदेश में है, जो कि 2020 में पूछा है, तो किस प्रदेश में है ये महाराष्ट्र में। एलोरा, अजंता और एलोरा, अजंता का भी आप नाम सुने होंगे, अजंता और एलोरा ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक। अच्छा, अजंता और एलोरा किस काल में ये बनाए गए थे? तो गुप्त काल में, ये जरूर याद रख, गुप्त काल में। और अजंता और एलोरा में तीनों धर्म की मंदिर हैं, यानी जैन, बुद्ध और हिंदू, 3 धर्म के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। 50वां क्वेश्चन क्या है? 50वां क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका बृहद्रथ, बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का जो है अंतिम सम्राट। इसके बाद कौन? इसके बाद शशांक। इसके बाद शशांक ने जो सेनापति थे बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं, और उसके बाद वह स्वयं जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर एक दूसरे वंश का जो है ब्राह्मण वंश का स्थापना होता है शशांक के बाद। ठीक। तो ये
सामान्य अध्ययन के जो है 50 प्रश्न थे, ये सभी वर्गों के लिए आवश्यक है। ठीक, और मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर पेपर को आप जरूर देखिए। और हम इसी के साथ बहुत सारे आप अगर अभी देखिए 2020 का हुआ, इसके पहले हम 18 का दिए थे, ये 20 का, अब इसके बाद हम लगातार 19, 16, 17 पूरे 10 साल तक की प्रीवियस ईयर आपको कराने वाले हैं। तो आप अपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है वो भी ये सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और बहुत सीरियस होकर आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और इसी के साथ हम जीएस के बाद हिंदी का भी लाएंगे, और विशेष वर्ग यानी कला वर्गों का प्रश्न अलग ढंग से आएगा, और इसके बाद विज्ञान वर्ग का, वाणिज्य, यानी तीनों वर्गों का भी अलग अलग हम क्वेश्चन लाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है हमारे वीडियोस को आप देखिए, और भी 1-2 बुक आप पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन एक बुक ले लीजिए और उस बुक से अपना रिवीजन कीजिए। मैं तो कहूँगा आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट से भी रिवीजन करिए, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये आप जरूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर से संबंधित आपको और कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे और हम खुद प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। तो ओके, थैंक यू। तो आप अगर अभी तक आप जीपीएम क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेरों सारी लगातार आपको जो है प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जो है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू।